Welcome to all the aspirant in our ancient history classes. Today we will study ऋग्वेदिक एज. ठीक है, तो जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन, और यहाँ पे हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लिनेशन स्टार्ट हुआ था 1900 BCE से, यानी वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ था 1900 BCE से, और उसी टाइप के अराउंड पे आर्यंस का एडवेंट स्टार्ट हुआ था, आर्यंस का इन्वेजन स्टार्ट हुआ था यहाँ पे इंडिया में, वेस्टर्न साइड पे, इंडियन सबकॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड पे, और मेनली इंडिया में हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, इस रीजन से. और ऋग्वेदिक एज का टाइम पीरियड है 1500 BCE से 1000 BCE तक. देखिए, आर्यंस का इन्वेजन स्टार्ट हो गया 1500 BCE से, और ये कंटिन्यू रहा, ये यहाँ पे सेटल हो गए फ्रॉम वैदिक. ये अभी हम आगे देखेंगे, स्टोरी ऑन ही रहेगी आर्यंस की, बट ये जो ये वाला टाइम पीरियड है, इसका मतलब ये नहीं है कि आर्यन सिर्फ इसी पीरियड में आए थे, आर्यंस इसमें एग्जिस्ट कर रहे थे, नहीं. ये डिनोट कर रहा है ये टाइम पीरियड सिर्फ ऋग्वेदिक एज. ओके, 1500 से 1000 BCE. और क्यों है ये ऋग्वेदिक एज? क्योंकि इसमें ऋग्वेदास को लिखा गया था, इसी लिखा नहीं गया था एक्चुअली, इस टाइम पे लिखना नहीं आता था लोगों को, तो ये ओरली ट्रांसफर किया गया था, ओरली ट्रांसफर किया गया था जनरेशन टू जनरेशन. ठीक है, ये जितने भी वेदास हैं ये ओरली ट्रांसफर किया था. इनका कंपाइलेशन है हुआ था बिटवीन 10 to 11 सेंचुरी सीई में. ठीक है, ये आर्यंस आए कहाँ से थे? आर्यंस आए थे सेंट्रल एशिया और सदर्न रशिया के साइड से. हम जानते हैं ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट का वेस्टर्न साइड है, तो इसका एकदम सीधा सा मतलब है कि ये हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड पे सबसे पहले ये सेटल हुए थे. ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस का यूज करते थे. ये आज भी इंडो यूरोपियन हमारी एशिया में विद इन, स्पेशली हम इंडिया की बात करें, सेंट्रल एशिया की बात करें, रशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, इन सब जगहों पे इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस मॉडिफाइड फॉर्म में आज भी यूज होती हैं. ये हॉर्सेस को डोमेस्टिकेट करते थे, नॉट ओनली हॉर्सेस. अब इस पीरियड से काउज भी इंपॉर्टेंट हो गई थी. ठीक है, हॉर्सेस और काउज अब इंपॉर्टेंट हो गई थी. हॉर्सेस क्यों इंपॉर्टेंट हो गए थे? क्योंकि ये वॉर में हेल्प करते थे, और वॉर होती किस वजह से थी? काउज के लिए. मतलब इस टाइम पे टेरिटरी की नहीं, कैटल्स की लड़ाई होती थी. ठीक है, अब उसके बाद ऋग्वेदास जो थे हमारे, वो 10 पार्ट्स या 10 मंडल्स में डिवाइडेड है, जिसमें कि जो 2 से 7 मंडल्स, फ्रॉम नंबर 2 to 7 मंडल्स, ये अर्लीस्ट है. ठीक है, और 1, 8, 9, 10 ये हमारे रीसेंट है. रीसेंट का मतलब ये नहीं कि कल कंपाइल हुए, रीसेंट का मतलब ये है कि 10 to 11 सेंचुरी में ही ये सबसे पहले कंपाइल हो गए थे. बुक नंबर 2 to 7 या मंडल 2 से 7 तक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और 1, 8, 9, 10 ये हमारे इनके बाद कंपाइलेशन हुआ था इसका. ठीक है, तो ये 10 बुक मिलके हमारी ऋग्वेदास बनाती है. अब जितने भी बुक्स हैं, जितने भी ऋग्वेदास के पार्ट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पार्ट 1 है, तो सारे ही पार्ट्स की अपनी संहिताज हैं. जितनी भी संहिताज हैं उन सब की अपनी ब्राह्मणाज है. जितने भी ब्राह्मणाज हैं उन सब की अपनी अपनी अरण्यकाज और उपनिषद है. ठीक है, अब हम जान लेते हैं इन सब बुक्स में था क्या. तो ऋग्वेदा में इस वक्त पे सैक्रिफिशियल सेरेमनीज स्टार्ट हो गई थी. सैक्रिफिशियल सेरेमनीज, सैक्रिफिशियल सेरेमनीज स्टार्ट हो गई थी. तो हाइम्स का यूज होता था. हाइम्स का मतलब क्या होता है? मंत्र. ठीक है, मंत्र वगैरह का यूज होता था. और सैक्रिफिशियल सेरेमनी जो आज के टाइम पे भी आहुति देना, यज्ञ देना, हवन करना, इसी को सैक्रिफिशियल सेरेमनी कहते हैं, अग्नि देवता को. तो उस वक्त पे कुछ मंत्रोच्चारण होते थे. तो ये सारे मंत्रोच्चारण, हाइम्स का कंपाइलेशन ही ऋग्वेदास में है. तो ऋग्वेदास में हाइम्स का कंपाइलेशन है. अब संहिताज में क्या है? संहिताज में इन जो हाइम्स को डिटेल में समझाया गया, हाइम्स इन डिटेल. ओके, ब्राह्मणाज में क्या है? ब्राह्मणाज में इन हाइम्स को करना कैसे है, रूल्स एंड रेगुलेशंस. ठीक है, ड्यूरिंग परफॉर्मिंग दीज सेरेमनीज, ड्यूरिंग सेरेमनीज. तो ये हमारी ब्राह्मणाज में समझाया गया. अरण्यकाज में क्या समझाया गया था? अरण्यकाज में अरण्यका का मेनली मतलब फॉरेस्ट में होता है. इस टाइम पे जो ऋषि मुनि होते थे वो हमारे फॉरेस्ट में डेल्व करते थे. तो ये अपने आगे डिसाइपल्स को कुछ नॉलेज पास ऑन करते थे. ठीक है, कि इन हाइम्स को ऐसे मतलब प्रैक्टिस करना है, इसको ये करना है, वो करना है, जो भी इनके रूल्स रेगुलेशन थे, मेनली ये सैक्रिफिशियल सेरेमनीज को लेकर के.
उनका कंपाइलेशन अरण्यकाज है। और उपनिषद ये डील करता है फिलोसफिकल क्वेश्चन को। फिलोसफिकल क्वेश्चन मीन्स फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज लाइफ आफ्टर डेथ, इट एग्जिस्ट और नॉट, इन सब सारे सवालों को उपनिषद डील करता है। ठीक है, तो ये ऋग्वेदास के भी संहितास, ब्राह्मणास, अरण्यकास और उपनिषद। और ये सिर्फ इसी के नहीं है, ऋग्वेदिक टाइम पर ऋग्वेदा लिखा गया था। अभी हम आगे अपने और फर्दर स्लाइड्स में और आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि लेटर वैदिक फेज था एक। जस्ट यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, लेटर वैदिक है जिसमें 3 और वेदास लिखे गए थे, यजुर्वेदा, सामवेदा और अथर्ववेदा। पर ऋग्वेदा का जैसा हमने देखा टाइम पीरियड 1500 से 1000 बीसीई है, इसका 1000 से 500 बीसीई है। ठीक है, इसको अब हम लोग अपने फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा और अभी मैंने भी बताया कि ये जो आर्यंस थे ये सेंट्रल एशिया और सदर्न रशिया से आए थे, तो इसके प्रूफ क्या है? तो इसका सबसे बड़ा प्रूफ है जिंद अवेस्ता। ये एक बुक है, जैसे कि हमारी ऋग्वेदा है वैसे ही जिंद अवेस्ता है। ये ईरान साइड पे इसका मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको निकाला था, और ये ईरानियन लैंग्वेजेस में है। तो जिंद अवेस्ता और ऋग्वेदा में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। ठीक है, देयर आर मेनी सिमिलैरिटीज। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे फ्रूट्स का नाम, जैसे पियर है, मैपल है, इन सब का नाम जो ऋग्वेदा में है वही जिंद अवस्था में है। और एक और बहुत बड़ी सिमिलैरिटी ये देखी गई कि उस टाइम पे हम लोग इंद्रदेव, अग्निदेव, इन सब की पूजा कर रहे थे आर्यंस यहाँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे। सिमिलरली जिंद अवस्था में भी यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि ये जो आर्यंस थे ये सेंट्रल एशियन रीजन से माइग्रेट होके इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ आए। ऋग्वेदा में सबसे इंपॉर्टेंट एक रिवर का नाम मेंशन है, नदी ताड़ना। ये सरस्वती रिवर को डेजिग्नेट करती है। उस टाइम पे सरस्वती रिवर हरियाणा और राजस्थान रीजन में फ्लो करती थी। अब तो ये नहीं है ड्यू टू ड्रॉट। पर अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि नदी ताड़ना किस रिवर को डेजिग्नेट करती है, तो ये सरस्वती रिवर को करती है। और ये ऋग्वेदा में इसका मेंशन है कई बार, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है ऋग्वेदा में। ठीक है, अब दासाज और दस्यूज के बारे में पढ़ते हैं। तो दस्यूज जो है हमारे, जो पहले से ओरिजिनल इनहैबिटेंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रह रहे थे, उनको आर्यंस ने दस्यूज बोला। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि आप ये समझ सकते हैं जब इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारे वेस्टर्न रीजन पे चल रही थी, सदर्न में मेगालिथिक प्रैक्टिसेस हो रही थी, तो लोग एग्जिस्ट कर रहे थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन का मतलब ये नहीं कि सारे के सारे लोगों की डेथ हो गई, ऐसा नहीं। तो जो पहले से ओरिजिनली इनहैबिटेड कर रहे थे उनको हम लोग दस्यूज कहेंगे। और दासास कौन से थे? जब सेंट्रल एशिया से आर्यंस आए तो इनके पहले भी सेंट्रल एशिया से कुछ लोग आए थे कुछ ही टाइम पहले, पर वो टेक्नोलॉजिकली उतना अपग्रेडेड नहीं थे, ना एग्रीकल्चर पर्पस से, ना वॉर पर्पस से, ना उतना वो हॉर्सेस वगैरह को प्रैक्टिस में लाते थे। तो उनको इन आर्यंस ने दासास का नाम दिया। दासास की तरफ इनका तब भी थोड़ा सॉफ्ट बिहेवियर होता था, पर दस्यूज से इनकी कंटिन्यूअसली वॉर रहता था। क्यों? क्योंकि दस्यूज यहाँ के ओरिजिनल इनहैबिटेंट थे। आगे हम देखेंगे विद इन लोगों ने दस्यूज को, आगे दस्यूज ही हमारे चल के शूद्रास बने हैं, जिसका मेंशन पुरुष सुक्ता में किया गया है। वी विल स्टडी फर्दर। ओके, अब आर्यंस मेनली डिवाइडेड थे पंचजना, यानी कि 5 ग्रुप्स में डिवाइडेड थे, 5 ट्राइबल ग्रुप्स में। ठीक है, इसका ट्राइब्स इंपॉर्टेंट थी, तो ट्राइबल ग्रुप में डिवाइडेड थे 5 में। ऐसा नहीं कि और थे नहीं, पर 5 बहुत मेन ग्रुप थे। उन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट थे वो भारतास थे। आज इंडिया का नाम जो भारत है, मतलब भारत के नाम से भी जब हम इंडिया को डिजिग्नेट करते हैं, तो ये इसी ट्राइबल से आया था। ठीक है, भारतास और त्रित्सु इन लोगों ने मिलकर कौरव ट्राइब बनाया या कुरुस ट्राइब बनाया। महाभारत आपने सुना होगा, कौरव और पांडवों के बीच में है, तो ये जो कौरव है यही कुरुस है। ठीक है, तो भारतास और त्रित्सु मिलके कौरव बनाए या कुरुस बनाए, और इनका आगे चल के मैरिज अलायंस हुआ इनका पांचाल से। पांचाल की प्रिंसेस थी द्रौपदी। ठीक है, तो उनसे भी ये मर्जर कर गए। पांचाल रीजन ये हमारा बरेली में पाया जाता है, मतलब बरेली का जो रीजन है इसी, तब ये पांचाल कहलाता था। ये भी हमारा यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। और कौरवास जो थे ये हमारे हस्तिनापुर, मेरठ, इन सब रीजन यानी कि हरियाणा, मेरठ, इन सब रीजन के अराउंड कौरवास का रूल स्टैब्लिश था। ठीक है, अब इस टाइम पे एग्रीकल्चर
इम्पोर्टेंट था, व्हीट बार्ले ये सब प्रोड्यूस होता था, पर इन सब में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फॉडर था। क्यों? क्योंकि कैटल वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज हो गया था। कैटल मोस्ट इम्पोर्टेंट था इस टाइम पे, और कैटल्स के सर्वाइवल के लिए फॉडर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कैटल इतना इम्पोर्टेंट था कि वॉर ही हो जाती थी कैटल्स को लेके। उस वक्त जमीन वमीन को लेके लड़ाई नहीं होती थी जो आज होती है, उस वक्त कैटल्स को लेके लड़ाई होती थी। यानी मेन एसेट हमारा कैटल्स में, और उसमें भी सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मतलब रिस्पेक्टेड भी थे वो काऊ थी। ठीक है, वुडन प्लफशेयर यूज होता था। जैसा कि हमने अभी बताया, वॉर होते थे पर मेनली इट इज फॉर कैटल्स ओनली। तो इस वॉर का नाम था गविस्थी। अब हम ये जानते हैं काऊ, काऊ को हिंदी में गाय बोलते हैं। ठीक है, इस गाय नाम से ही ये गविस्थी का नाम आया है। ठीक है, तो गविस्थी अगर क्वेश्चन में आता है कि ये क्या डिनोट करता है, तो गविस्थी वॉर को डिनोट करता है ऋग्वेदिक एज में। ठीक है, अब उस टाइम पे गिफ्ट देते थे। अब जैसा कि सैक्रिफिशियल सेरेमनीज कौन करता था, दे आर परफॉर्म्ड वाया पुरोहित। ठीक है, पुरोहित जो आज के टाइम पे पंडित जी होते हैं, यही यज्ञ वगैरह करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो ब्राह्मण सेक्ट था हमारा, यही पुरोहित, मतलब जो पंडित जी लोग थे उनको पुरोहित बोलते हैं। तो पुरोहित ही ये सैक्रिफिशियल सेरेमनीज करते थे, तो इन रिटर्न में इनको रिटर्न गिफ्ट देना होता था। तो वो या तो वुमेन स्लेव दी जाती थी या तो काउ। तो अगर क्वेश्चन आता है कि क्या स्लेवरी प्रैक्टिस होती थी, तो यस इट इज, क्योंकि वुमेन स्लेव्स को दिया जाता था, पुरोहितों को मेनली, और काउज वगैरह दिया जाता था। वुमेन स्लेव्स मेनली फॉर डोमेस्टिक वर्क के लिए यूज होती थी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। जैसा कि हमको पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी ब्रॉन्ज मेकिंग, कॉपर के टूल्स ये सब बनते थे, तो ये चीज हमारी कंटिन्यू। ठीक है, अब पर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये टर्म, ये जो अयाज टर्म है ये किसको डिनोट करता है, कॉपर और ब्रॉन्ज मेटल वर्किंग को। ठीक है, ये वर्ड जो नॉमेनक्लेचर है ना, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज लर्न करिएगा कि अयाज किसको बोलते हैं। फिर ये अर्बन सेटलमेंट नहीं था, ये आईवीसी की तरह, जैसे आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये एक अर्बन सेटलमेंट था। बट ऋग्वेदिक एंड लेटर वैदिक ये दोनों ही रूरल सेटलमेंट थे। ठीक है, दीज आर रूरल सेटलमेंट। हम देखेंगे फर्स्ट अर्बनाइजेशन का जो फेज है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडस वैली है, और सेकेंड अर्बनाइजेशन फेज हमारा मॉडर्न के पीरियड में हुआ है, ये हम आगे अभी पढ़ेंगे। बाकी ये रूरल सेटलमेंट थी, रूरल थी, विलेज सेटलमेंट थे, मड के हाउसेस बनते थे। ऑब्वियसली अगर अर्बन होते तो ब्रिक्स के बनते, पर मड के बनते। इसका सबसे अच्छा साइट जो एक्सकेवेट हुआ वो भगवानपुरा साइट था, ये पंजाब में हम एक्सकेवेट किया आर्कियोलॉजिस्ट ने। यहाँ पे 13 रूम मड हाउस भी मिला था। इस टाइम पे पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी यूज होती थी। ठीक है, मतलब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन पे ब्लैक ऑन रेड पॉटरी यूज होती थी, ब्लैक ऑन रेड, और इस पे पेंटिंग्स भी की जाती थी आईवीसी के टाइम पे। ये पॉटरीज ज्यादा अच्छी थी, ज्यादा खूबसूरत थी एज कंपैरिजन टू पेंटेड ग्रेवेयर। पेंटेड ग्रेवेयर थोड़ी क्रूड फॉर्म की पॉटरी थी जो कि ऋग्वेदिक एज में लोग बनाते थे। ठीक है, ये ग्रे कलर की होती थी। अब इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा था इस ऋग्वेदिक पीरियड का। ठीक है, तो 4 असेंबलीज थी, सभा, समिति, विधत, गणा। प्लीज लर्न दिस नेम, सभा, समिति, विधत एंड गणा। ठीक है, इसमें सभा और समिति सबसे इंपॉर्टेंट है, सभा एंड समिति, दीज टू आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? दे कैन elect the kings, elect और change the king। ठीक है, हम ये जानते हैं कि किंग की पोस्ट हेरिडिटरी होती थी, जिसको राजन नाम से बुलाते थे, मतलब जो राजा होता था उसको राजन बुलाते थे। बट अगर इन केस किंग इनएफिशिएंट है, उतना प्रोडक्टिव वर्क नहीं कर पा रहा, ऑनेस्ट नहीं है, लॉयल नहीं है अपने ट्राइब को लेकर के, तो सभा और समिति इन दो के पास ये पावर थी कि ये किंग को चेंज कर सके। बट अगर एवरीथिंग इज गोइंग राइट इन द राइट डायरेक्शन, देन ये पोस्ट हमारी हेरिडिटरी थी। ठीक है, तो सभा और समिति इसलिए इंपॉर्टेंट है। और अब दो विमेन हमारी दो तरह की असेंबलीज को अटेंड करती थी, सभा एंड विधत। प्लीज इसको याद करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विमेन हमारी दो तरह की असेंबलीज को अटेंड करती थी, सभा और विधत। ओके, अब उसके बाद डे टू डे फंक्शनरीज कैसे मतलब एडमिनिस्टर हो रही थी, तो उसके लिए दो तीन चाहिए थे, जैसे पुरोहित, सेनानी और व्रजपति। ये 3 लोग इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो फर्स्ट जो है पुरोहित, पुरोहित के बारे में अभी हमने पढ़ा कि ये रिलीजियस सेरेमनीज पूरी करते थे। ठीक है, ये रिलीजियस सेरेमनीज, और
और भी कई सारी एडवाइजरीज देते थे ये किंग को। मेनली ये सब किया जाता था फॉर गुड लक, कि वो वॉर में जीत सके। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पोजीशन है सेनानी। ये एकदम नाम से ही अपने क्लियर है कि ये वॉर पर्पस से यूज होते थे, सेनानी ग्रुप। अब उसके बाद व्रजापति। ठीक है, व्रजापति ये मेनली एडमिनिस्टर करते थे हमारे पास्चर लैंड को। ठीक है, पास्चर लैंड को कौन एडमिनिस्टर करता था? प्लीज लर्न दिस नेम नोमेनक्लेचर, व्रजापति। ओके, इस टाइम पे जस्टिस का कोई भी मेंशन नहीं था, मतलब जज जैसी कोई भी पोजीशन नहीं थी। ठीक है, इस वक्त जज जैसी कोई भी पोजीशन नहीं थी, और ना ही कोई टैक्स कलेक्टर था। देयर इज नो टैक्स कलेक्टर। ओके, नो टैक्स ऑफिसर। क्यों नहीं था इसके बारे में अब जानते हैं। इस वक्त टैक्स ऑफिसर इसलिए नहीं था क्योंकि वॉलेंट्री ऑफरिंग होती थी। वॉलेंट्री ऑफरिंग होती थी इस वक्त वॉलेंट्री ऑफरिंग होती थी, जिसको हम लोग बलि बोलते थे। ठीक है, अब बलि किसको बोलते थे? अब पहले तो ये जान लीजिए टैक्स ऑफिसर की जरूरत पड़ी ही क्यों नहीं। क्योंकि जब वॉलेंट्री हो रही है, जो भी लोग अपना प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अपने मन से कुछ भी वो किंग को लाके दे सकते हैं, कितनी भी क्वांटिटी में, कोई भी कंपल्शन नहीं था। तो वो जो चीज ला रहे हैं ये टैक्स नहीं है, ये वॉलेंट्री ऑफरिंग है, इसको हम लोग बलि बोलते थे। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं ये व्रजापति जो कि हमारा पास्चर लैंड को एडमिनिस्टर कर रहा था, ये किन को हेड करता है? ये कुलापास को हेड करता था, या फाइटिंग होर्ड्स को। अब इसको हम समझते हैं। हर एक विलेज में एक व्रजापति होता था। ठीक है, ये जो कि पास्चर लैंड भी देख रहा था, और ये किन को हेड करता था? कुलापास को। अभी आप पहले तो ये जान लीजिए कुलापास क्या है। ये हेड ऑफ द फैमिली है, हेड ऑफ फैमिली। इस वक्त पे जो फैमिली होती थी, तो ब्लड रिलेशन जितने भी होते थे उनको ही फैमिली बोला जाता था। तो वो सारे ही, जो मतलब जैसे मान लीजिए एक विलेज है उसमें 10 फैमिली है, तो 10 हेड ऑफ द फैमिली होगी, तो एक हेड ऑफ द फैमिली कुलापास है, यानी 10 कुलापास को हेड व्रजापति करेगा। सिमिलरली ग्रामिनी भी थे। ग्रामिनी ये फैमिली को हेड नहीं करते थे, ये फाइटिंग हो। इस टाइम पे परमानेंट आर्मी नहीं थी, प्लीज इसको याद रखिएगा कि इस टाइम पे परमानेंट आर्मी नहीं थी। ग्रामीणीज थे, ग्रामीणीज फाइटिंग के लिए तैयार रहते थे। नॉर्मल डेज पे ये अपना एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ये प्रैक्टिस करते थे। बट जैसे ही किंग को वॉर की जरूरत पड़ती थी, कि मतलब हमें वॉर पे जाना है, वॉर करनी है, तो ये ग्रामीणीज आ जाते थे। तो ये ग्रामीणीज थे जो लड़ाई में किंग की हेल्प करते थे। ये इट्स अ टाइप ऑफ सोल्जर। तो इनके जो हेड होते थे उसको हेड प्रजापति करता था। ठीक है, तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इस टाइम पे। मिलिट्री फंक्शन 4 ग्रुप्स में परफॉर्म, जैसे अभी हमने पीछे देखा, इट इज एंड जैसे अभी हमने पीछे देखा कि पॉलिटी जो है, सभा, समिति, विदत, गणा, ये असेंबली बनाई गई थी पॉलिटी के लिए, मतलब पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। सिमिलरली मिलिट्री फंक्शन के लिए भी 4 ग्रुप बनाए गए थे। प्लीज लर्न दिस नेम: गणा, ग्राम, व्रता, सारधा। ठीक है, इन्हीं सबको हेड ग्रामिनी करता था, ग्रामिनी को हेड व्रजापति करता था। ठीक है, इस टाइम पे ट्राइब इंपॉर्टेंट था, लैंड इंपॉर्टेंट नहीं था, तो जनपद की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। जन और विस की इंपॉर्टेंट थी। जन और विस क्या है? ये ट्राइब को ही जन और विस बोलते हैं। इस टाइम पे सोसाइटी पैट्रियार्कल होती थी। ठीक है, और इस टाइम पे गर्ल चाइल्ड की कोई भी डिजायर नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि देखिए मेनली इकोनॉमिकली ये डिपेंडेंट है वॉर पे, कि दूसरे विलेज जाएंगे, वॉर करेंगे और वहां से काऊ वगैरह लेकर के आएंगे। तो फिजिकली गर्ल चाइल्ड एज कंपैरिजन टू मेल चाइल्ड वीक मानी जाती थी। ये वॉर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती, इसलिए गर्ल चाइल्ड की डिजायर कम थी। बाकी पॉलीएंड्री फॉलो होता था उस वक्त पे, नॉट इन एवरी फैमिली। जो करना चाहे, पॉलीएंड्री मीन एक लेडी एक से ज्यादा हस्बैंड होते थे। लेविरेट का मतलब क्या होता था कि मान लीजिए कोई फैमिली है जिसमें 2-3 भाई हैं और एक भाई की डेथ हो गई, तो उसकी वाइफ की शादी और दूसरे भाइयों से, किसी भी एक भाई से की जा सकती है, उसको लेविरेट बोलते हैं। विडो रीमैरिज अलाउड थी, चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी। उस वक्त एज थी 16-17 फॉर बोथ दी जेंडर्स। ठीक, तो चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी। दूसरा, इस टाइम पे आर्य वर्ण और दासा वर्ण थे। ये जो आर्यंस आए थे, चूंकि ये सेंट्रल एशिया, सदर्न एशिया, सॉरी सेंट्रल एशिया और सदर्न रशिया से आए थे, तो ये फेयर कॉम्प्लेक्शन के थे थोड़े। ठीक है, एज कंपैरिजन टू जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट थे। तो इन्होंने दो ग्रुप में डिवाइड किया अपने आप को। आगे चल के इन्होंने नो डाउट 4 वर्णा सिस्टम बनाया, बट फिलहाल के लिए शुरुआत में आर्य वर्ण और दासा वर्ण बनाया, डिपेंडिंग टोटली ऑन कॉम्प्लेक्शन, डिपेंडिंग टोटली ऑन कॉम्प्लेक्शन।
ठीक है। और जब इस तरह से डिवाइड कर दिया तो जो भी स्पॉइल्स ये वॉर में जीत के लाते थे उसका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते थे आपस में, मतलब आर्यवन को ज्यादा देते थे और दासावन को कम देते थे। ठीक है। अब हम देखते हैं कि रिलीजन क्या फॉलो करते हैं। रिलीजन ये भी मेनली इस टाइम पे नेचुरलिस्टिक ही थे, मीन्स नेचर की चीजों को ही पूजा करते थे, पर अब इन्होंने नाम दे दिया था। मीन्स इंद्र जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट गॉड थे ऋग्वेदिक एज के, प्लीज इसको याद रखिएगा कि ये ऋग्वेदिक एज के ही सारी बातें हो रही हैं। ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट गॉड थे, ये कैसे पता चला? क्योंकि ऋग्वेदा में इनके ऊपर 250 मंत्र लिखे गए हैं। ठीक है। उसके बाद इंद्र फोर्ट ब्रेकर थे, चूंकि ये लोग वॉर पे बिलीव करते थे काऊ कैटल्स के लिए, तो इनको दूसरे के विलेज जाके फोर्ट वगैरह ब्रेक करने होते थे, तो ये इंद्र की पूजा करते थे, इंद्र को आहुति देते थे, इंद्र के लिए सैक्रिफाइस करते थे। ठीक। तो ये फोर्ट ब्रेकर थे और रेन गॉड भी थे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गॉड थे अग्निदेव, ये हमारे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। ठीक है। ये अग्निदेव थे, इनको लेके 200 हाइम्स लिखी गई है ऋग्वेदा में। ओके। अब उसके बाद वरुणा है, सोम है, अदिति है। सोम हमारे जितने भी ये हम देख सकते हैं, ये प्लांट्स वगैरह के जो है, प्लांट्स वगैरह के जो गॉड है वो सोम है। ठीक। प्लांट्स, ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ, तो ये सोम है। बाकी 3 फीमेल गॉडेस की भी पूजा होती थी, नॉट इन वेरी लार्ज स्केल बट इट इज प्रेजेंट। ओके, इट वॉज प्रेजेंट। अगर क्वेश्चन आता है तो प्लीज इसको याद रखिएगा, अदिति, पृथ्वी और सिनीवली, ये 3 फीमेल गॉडेस थे। बाकी सैक्रिफाइस प्रेजेंट था, ये हम फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड बता रहे हैं। उसके बाद ये सैक्रिफाइस होता किस लिए था? इट इज मेनली फॉर प्रजा, पशु। प्रजा इस टाइम पे, आज के टाइम पे प्रजा की मीनिंग अलग है, बट प्लीज रिमेंबर इस टाइम पे चिल्ड्रन था, और चिल्ड्रन में भी मेनली मेल। ठीक है। इस टाइम पे मेल चिल्ड्रन का था। बाकी पशु, कैटल और वेल्स तो जान ही रहे हैं। उसके बाद जो कुछ टर्म जो एग्जाम में यूपीएससी में मेनली कई बार सीधे सीधे सिर्फ टर्म दे देते कि आप इन टर्म्स का मतलब बताइए कि इसका मतलब उस टाइम पे क्या था। ठीक है। बुल को वृषभ बोलते हैं। ठीक है। थे मतलब उस टाइम पे वृषभ को बुल, मतलब अगर ये एग्जाम में आता है कि वृषभ किसको डिनोट करता था तो ये बुल को। टाइगर और राइनोसोरस का मेंशन नहीं था ऋग्वेदा में, प्लीज इसको याद रखिएगा, क्योंकि टाइगर और राइनोसोरस इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील्स पे बहुत बार मेंशन्ड है, बट नॉट अ सिंगल टाइम इन ऋग्वेदा। ओके। हेड ऑफ द फैमिली गृहपति, अभी हमने ऊपर पढ़ा, कुल्ला को भी बोलते हैं, कुलापा भी बोलते हैं और गृहपति भी बोलते हैं, और इनकी वाइफ को सपत्नी बोलेंगे। ठीक है। लंगला और सुरा, ये किसको बोलते हैं? प्लफ को। फरो, सीता। फरो जो एग्रीकल्चर ग्राउंड पे, मतलब प्लफिंग के बाद जो एक मतलब वो मिट्टी का फ्लोस टाइप का रेडी होता है ना एग्रीकल्चर लैंड पे, इसको फरो बोलते हैं। बार्ले व्हीट उगाया जाता था, बार्ले को उस टाइम पे यवम बोलते थे, व्हीट को गोधुमा बोलते थे। पंच सिस्टम, बार्टर सिस्टम, अभी तक आपने सुना होगा ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन में ना अभी कॉइन्स वगैरह का यूज नहीं होता था, बट ट्रेड तो कंटिन्यू था। तो ट्रेड करते कैसे थे? बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम को इस टाइम पे पण बोलते थे। ठीक है। ये पन है स्पेलिंग, बट इसको पण बोलते थे। उसके बाद कारपेंटर को उस टाइम पे तक्षण नाम से बुलाते थे। बोट्स का मेंशन है, जैसा कि ऋग्वेदा में अगर नदियों का मेंशन है तो डेफिनेटली दे नो अबाउट द वाटर रिसोर्सेज, ओशंस का भी मेंशन है, तो बोट को ये लोग नाव बुलाते हैं, जो कि आज तक कंटिन्यू है ये वर्ड। उसके अलावा गोपा और गोपति चीफ, ये कैटल थे। अब यहाँ पे फिर से याद करिए, व्रजापति, व्रजापति ये हेड करते थे सारे पास्चर लैंड, दे हैड पास्चर लैंड। ओके। और गोपा और गोपति हेड करते थे कैटल्स को। उसके बाद पणीज है, पणीज ट्रेडर्स या कारावान ट्रेडर्स, जिसको हम लोग आजकल बंजारास भी बोलते हैं। बंजारास एज एन ट्रेडर कंटिन्यू थे अप टू मुगल पीरियड। ठीक है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होकर मुगल तक ये बंजारास हमारे ट्रेडर ही रहे हैं। ठीक है। कुछ टाइम पे कुछ ऋग्वेदा में कहीं कहीं एनिमीज को भी मेंशन पणीज के नाम से किया गया, तो अगर क्वेश्चन में आता है तो प्लीज मार्क दिस राइट। ओके। बाकी पुरुष सुक्ता ऋग्वेदा में क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे क्योंकि पुरुष सुक्ता में ही 4 वर्ण का मेंशन हुआ, 4 वर्ण मेंशनड हियर, और ये बताया गया कि इसका बर्थ कैसे हुआ। इसका बर्थ हुआ जो पुरुष सुक्ता में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा है, ब्रह्मा के माउथ से ब्राह्मण निकले, मतलब ब्राह्मण का बर्थ हुआ। इनके शोल्डर से क्षत्रिय निकले,
इनके थाइस से वैश्यास निकले और इनके फीट से शूद्रास निकले। ठीक है, ये ऐसा पहली बार लिखा पुरुष सुक्ता में, इसीलिए क्योंकि इनको 4 वर्णों में डिवाइड करना था। ठीक है, अच्छा ये 4 वर्ण, इट टोटली डिपेंड्स ऑन वर्क, ये क्या कर रहे हैं। जैसे ब्राह्मण पुरोहित थे, पूजा पाठ करते थे। क्षत्रियाज हमारे वर्क में मतलब इनका पार्टिसिपेशन था। वैश्याज हमारे ट्रेडर थे और शूद्रा इन तीनों को सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि जिस टाइम पे यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि ऋग्वेदा हमारे सिर्फ वेस्टर्न इंडिया में ही थे, मतलब ऋग्वेदास आर्यंस, अभी इनका इन्वेजन पूरे ऑल ओवर इंडिया तो नहीं हुआ था। तो बाकी सब रीजन्स में क्या चल रहा था, तो चाल्कोलिथिक कल्चर फॉलो हो रहा था सेंट्रल और ईस्टर्न गैंजेस वैली में। ठीक है, ये सेंट्रल इंडिया में। ठीक, चाल्कोलिथिक कल्चर मतलब मेनली इंपॉर्टेंट था, हमने पुराने स्लाइड्स में पढ़ा है, कॉपर टूल्स, पैस्टोरल एंड फार्मिंग, रूरल सेटलमेंट, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। साउथ इंडिया में मेगालिथिक पीरियड कंटिन्यू था। मेगालिथिक पीरियड मतलब जो डेड वंस जो इनको बरी करते थे, उसके आगे पीछे स्टोन स्लैब्स लगाते थे। ठीक है, मेनली ये जो प्रैक्टिस है यही मेगालिथिक पीरियड में होती है। अर्न ब्यूरियल, इसको हम लोग पीछे के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। और उसके बाद मेनहिर्स का एक्सटेंशन हुआ। पहले मेनहिर्स ज्योग्राफिकल रीजन को डेजिग्नेट करने के लिए, मेनहिर्स फिर से बता दो, लार्ज स्टोन स्लैब्स, लार्ज स्टोन स्लैब्स इनका एस्टैब्लिशमेंट होता था, इसको पुट करते थे कहीं पे भी। तो पहले ये मेनली किसी ज्योग्राफिकल रीजन की इंपॉर्टेंस होती थी, वहां करते थे। पर अब ये वॉरियर के लिए कहा जाने लगा, मेनली फॉर जो वॉर हीरोज थे उनकी डेथ पे, मतलब उनकी जो है ब्यूरियल साइट वगैरह पे अब मेनहिर्स को लगाने लगा गया था। ठीक है, ये साउथ इंडिया में किया गया था। ओके, तो आज का लेक्चर हम अपना यही पे एंड करते हैं। यहाँ पे ऋग्वेदिक पीरियड हमारा खत्म हुआ। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे लेटर वैदिक फेज में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।